सभी को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस विशेष दिवस पर जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है और छत्तीसगढ़ी दिवस अर्थात छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो आज ही के दिन 28 नवंबर को मनाया जाता है, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्री मेंस और व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बनने से पहले की कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक डेट याद रखिएगा आप, 28 नवंबर 2007 का डेट। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछा जाता है। आज ही का डेट है 28 नवंबर 2007। और इस दिन विशेष क्या है? तो इस दिन जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक है, याद रखिएगा विधेयक, यह विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। मैं यहाँ ये बातें लिख दे रहा हूं कि इस दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक, ठीक है, संशोधन विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और इसी के स्मृति के रूप में 2007 से, याद रखिएगा ईयर भी 2007 से, प्रत्येक वर्ष हम 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, इस दिवस को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या इसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस दोनों हम लोग 28 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, 2007 से कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा जो संशोधन विधेयक है, यह विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इसी के कारण हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। एक महत्वपूर्ण डेट और याद रखेगा, जस्ट इसी के अगले साल ही 11 जुलाई 2008 का डेट। और 11 जुलाई 2008 में ये जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक है, अब यह अधिनियम बना और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यानी 11 जुलाई 2008 को यह जो राजभाषा या छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम, अब यह अधिनियम बना और इस अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। और इस अधिनियम का नाम था छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम। यहां बस ईयर भी लिख लीजिएगा 2007। यह 2008 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो नाम रहेगा इस अधिनियम का वह राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007। और 11 जुलाई 2008 को यह राजपत्र में प्रकाशित हो गया। फिर इसी सन में ही 2008 में ही एक डेट याद रखिएगा आप, 14 अगस्त 2008। ये जो सारे डेट मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 14 अगस्त 2008 का डेट याद रखिएगा। 14 अगस्त 2008 को क्या हुआ था? तो इस दिन राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, अभी इसके बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले ये एक फ्रेम बैठा लीजिए इन डेट का। ठीक है, ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ इनका एक फ्रेम बैठा लीजिए, फिर सारी बातें इसके बारे में करेंगे कि राजभाषा आयोग क्या है, इसके बारे में तो विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो राजभाषा आयोग की जो स्थापना हुई, ये अक्सर वनडे एग्जामों में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 2008 को। जबकि यह अधिनियम या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है या छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को, और ये 2007 से। ठीक है, तो राजभाषा आयोग की स्थापना 14 अगस्त 2008 को। फिर एक डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 2010 का डेट। और इस जो राजभाषा आयोग है इसको अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो अधिसूचना है वह राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? तो 2 साल बाद, 2 सितंबर 2010 को। इतनी सारी इन डेट के बारे में जानकारी आपको रखनी थी।
दो डेट 2008 के हैं, एक 2010 का है और ये 2007 का है। तो राजभाषा संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्री के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी दिवस हम 28 नवंबर को मनाते हैं। और आज से आपको यह भी मालूम हो गया होगा कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो हमारा राजभाषा संशोधन विधेयक है वह विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हो गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये राजभाषा क्या है। भाषा तो हमको पता है, ठीक है, तो ये राजभाषा क्या है। और एक और शब्द बोली, हमारी जो छत्तीसगढ़ी है वह बोली है या भाषा है। ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी है वह बोली है कि भाषा है। तो देखिएगा राजभाषा से अर्थ क्या होता है। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जो मुगलों की भाषा थी, मुगल दरबार में आप लोगों ने सुना होगा फारसी में जो उनकी राजकाज की भाषा थी फारसी थी। तो वैसे ही राजभाषा का अर्थ है राजकाज में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है, यानी जो प्रशासनिक भाषा है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। तो राजभाषा का मतलब है जो प्रशासनिक भाषा है। और एक शब्द है यहाँ पर बोली और एक है भाषा। हमारी जो छत्तीसगढ़ी है वह एक बोली है। क्यों है यह भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। बोली जब आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। और जो बोली का रूप है वह बहुत ही सीमित क्षेत्र में और सीमित लोगों तक ही रहता है। यानी जो बोली है, मान लो एक छत्तीसगढ़ी एक क्षेत्र है, यानी एक निश्चित क्षेत्र में एक सीमित लोगों तक ही जब किसी भाषा की पकड़ रहती है तब उसे हम बोली कहते हैं। और जब ही इसी का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है, जब बढ़ा हुआ क्षेत्र रहता है, तब उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा तब भी कहते हैं जब किसी बोली की साहित्यिक रचना होने लगती है, उसके अपने व्याकरण होने लगते हैं, उसकी अपनी शब्दावली होने लगती है, ठीक है। यानी उनके जो अलग अलग विविधताएं हैं जब बोलियों की, उनका एक मानकीकरण भी होने लगता है। तो इन सब को हम फिर भाषा का रूप दे देते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में भाषा में, यानी छत्तीसगढ़ी बोली में ये सारे भाषा के रूप हैं, सारे गुण उसमें मौजूद हैं। हमारी जो छत्तीसगढ़ी है वो एक हालांकि बोली है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक यह बोली बनी हुई है, जबकि इसमें साहित्य की रचनाएं भी हो चुकी हैं, व्याकरण भी बन चुके हैं, बहुत सारे शब्दकोश भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यह बोली का ही दर्जा प्राप्त है। इसका एकमात्र कारण है कि अनुसूची 8 में इसका दर्ज ना होना, ठीक है। इसका जो एकमात्र कारण है वह अनुसूची 8 में दर्ज न होना। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं और जो भाषाएं इसमें दर्ज होती हैं फिर उन्हें भाषा का दर्ज दिया जाता है। जैसे अगर हमारी छत्तीसगढ़ी जो बोली है अगर 8वीं अनुसूची में दर्ज हो जाए तब इसे फिर भाषा का दर्जा मिल जाएगा। तो इसी के उद्देश्य से ही फिर आगे चलकर अब ये वाला पॉइंट देखिएगा, राजभाषा आयोग, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा कि राजभाषा आयोग की स्थापना क्यों हो रही है। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की है अनुसूची 8 में दर्ज कराने के उद्देश्य से, ताकि हमारी जो राजभाषा है वह छत्तीसगढ़ी हो, ठीक है। राजभाषा के रूप में यहाँ पर हम दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी व्यापक तौर पर जो हमारी सरकारी कामकाज की भाषा है वह छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त नहीं होती। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं अब राजभाषा आयोग के बारे में। तो देखिएगा, अभी मैंने बताया कि जो हमारी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के साथ ही जो इसकी बैठक प्रारंभ हुई, ठीक है, प्रथम बैठक भी हम कह सकते हैं, तो प्रथम बैठक भी इसी 14 अगस्त 2008 को हुई थी, ठीक है। जब स्थापना हुई तो प्रथम बैठक भी हुई और इसके साथ ही इनमें अध्यक्ष भी चुने गए, ठीक है। जैसे ही इसकी स्थापना हुई इनके अध्यक्ष भी चुने गए। तो इनके अध्यक्षों के बारे में अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही उनके कार्यकालों के बारे में पूछा जाता है। तो अब तक 3 अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है। इनके अध्यक्षों के मैं नाम बता रहा हूं और उनके कार्यकाल बता रहा हूं, कार्यकाल, नाम। और अब तक अगर देखा जाए तो 3 अध्यक्ष हुए हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के। इनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो पहले अध्यक्ष हुए वो थे
पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे और इनका जो कार्यकाल था 2008 से लेकर 2011 तक रहा है। ठीक है, 2008 से लेकर 2011 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर जो दूसरे अध्यक्ष थे वो थे दानेश्वर शर्मा जी। दानेश्वर शर्मा जी, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2011 से लेकर 2013 तक रहा है। ठीक है, 2008 से लेकर 2011 तक पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी रहे हैं। फिर 2011 से 2013 तक दानेश्वर शर्मा जी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त रहे हैं। और फिर तीसरे नंबर पर नाम आप याद रखिएगा, विनय कुमार पाठक। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप पढ़ते भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही दानेश्वर शर्मा जी और पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। ये 2016 से वर्तमान तक कह सकते हैं ये अभी अध्यक्ष हैं विनय कुमार पाठक जी। विनय कुमार पाठक जी। तो ये अध्यक्षों के नाम उनके कार्यकाल सहित आपको याद रखना है, क्योंकि इनके कार्यकाल के बारे में भी आपसे वनडे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि राजभाषा आयोग की स्थापना ही क्यों की गई है, तो इसके 3 मुख्य स्थापना के उद्देश्य हैं, उनको भी आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है या इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना के अगर उद्देश्यों के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का स्थापना का प्रथम उद्देश्य ही है अनुसूची जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा को या छत्तीसगढ़ी को आप डायरेक्ट लिखें, छत्तीसगढ़ी को अनुसूची 8 में दर्ज कराना। अनुसूची 8 में दर्ज कराना। अनुसूची 8 में दर्ज कराने से क्या होगा, हमें क्या प्रॉफिट है? अगर छत्तीसगढ़ी को अनुसूची 8 में दर्ज करा दिया जाता है तो इसे एक संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल जाएगा। अभी तक यह बोली का दर्जा प्राप्त है, इसके सर्वगुण होते हुए भी, भाषा के सर्वगुण होते भी अनुसूची 8 में अगर दर्ज नहीं है तब तक उसे किसकी दर्जा प्राप्त है? बोली का दर्जा। लेकिन जैसे ही यह दर्ज हो जाएगा तो फिर हमें इसका भाषा का दर्जा इसमें मिल जाएगा। तो पहला उद्देश्य यही है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का। फिर दूसरे उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में इसका प्रचलन बढ़ाना या छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करवाना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा मुख्य उद्देश्य है राजभाषा के रूप में, अर्थात जो प्रशासनिक भाषा है अगर उसमें प्रचलन इसका हो, व्यापक तौर पर प्रचलन हो, तब छत्तीसगढ़ी जो ये राजभाषा आयोग है यही इसका दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, फिर तीसरा उद्देश्य की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी हमारे माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल इनमें जो पढ़ाई होती है वह हिंदी में होती है और इंग्लिश में होती है। तो त्रिभाषिक रूप में अर्थात तीसरी भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक व माध्यमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो त्रिभाषिक अर्थात तीसरी भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है, जो उसमें पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करना, यानी जो स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करना, ये त्रिभाषिक रूप में तीसरी भाषा के रूप में ये राजभाषा आयोग के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, तो तीनों उद्देश्य याद रखेगा। आपको ऑप्शन बना के भी यहाँ दे सकता है कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ी राजभाषा का उद्देश्य नहीं है, तो ये तीनों तो कंपलसरी है, ये तीनों है। ठीक है, और इन्हीं सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनमें कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। अगले साल उन्हीं अनाज के बीजों को
बुआई के रूप में प्रयोग कर सके, और इसे ही कहा जाता है बिजहा। तो कुछ इसी शब्दों में याद रखिएगा, जो बिजहा का यहाँ पर तात्पर्य है वो तो कृषि से तात्पर्य हो गया, यहाँ पर जो राजभाषा आयोग के संदर्भ में तात्पर्य है या राजभाषा आयोग के अंतर्गत जो बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कहा जाए तो इसके उद्देश्य से या इस माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी जो शब्द हैं, विलुप्त होती जो छत्तीसगढ़ी शब्द हैं उनको संग्रहित करना और साथ ही साथ उनका प्रचलन में लाना, उन्हें प्रचलन में लाना, इस जो बिजहा कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे बहुत सारी छत्तीसगढ़ी शब्द होते हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इन्हें प्रयुक्त में करना, प्रचलन में लाना, ये इस छत्तीसगढ़ी जो बिजहा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है। दूसरा कार्यक्रम की बात करें तो यह है माई कोठी योजना। माई कोठी योजना, और कोठी से यहाँ शाब्दिक अर्थ निकलता है, जो किसान होता है वह अपने अनाज को काटने के पश्चात अपनी कोठी में ही भंडारण करके रखता है, यानी जो अनाज रखने का, संग्रहण करने का स्थान होता है उसे ही कोठी कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में याद रखिएगा, यहाँ पर जो माई कोठी योजना है इससे तात्पर्य है या इस योजना का उद्देश्य है जो छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका क्रय करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। माई कोठी योजना याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो राजभाषा आयोग के अंतर्गत यह एक योजना है या एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं उनका क्रय करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये दो कार्यक्रम हैं जिनको आपको याद रखने हैं। अब इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से या इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए और जो राजभाषा आयोग के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए समय समय पर इसमें प्रांतीय सम्मेलन भी हुए हैं, जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उन प्रांतीय सम्मेलनों के बारे में। तो अगर प्रांतीय सम्मेलनों की बात करें तो अब तक जो राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलन है, अब तक 2013 से लेकर 6 प्रांतीय सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, 2013 से 2018 के बीच लगभग 6 प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं और इनका जो क्रम है 2013 ये 2018 तक लगभग 6 प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से इनके उद्देश्यों की पूर्ति और योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हुई है। तो जो 2013 का जो सम्मेलन हुआ था यह कहाँ आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, यह भिलाई में आयोजित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि किस वर्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो सम्मेलन का एक तो सन याद रखिएगा आप, जो इस पे ईयर है, और इसके साथ ही स्थान याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो 2014 में भिलाई से आप जैसे ही आएंगे स्टेशन के माध्यम से आते जाइए तो फिर दूसरा जो स्टेशन पड़ेगा वह रायपुर पड़ेगा। तो भिलाई के बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ 2014 में वह रायपुर में हुआ। 2015 में जो सम्मेलन हुआ है वो बिलासपुर में हुआ है, बिलासपुर में आयोजित हुआ है। और फिर बिलासपुर से आगे बढ़ेंगे तो फिर कोरबा 2016 का जो सम्मेलन हुआ है वह कोरबा में आयोजित हुआ है। और ये जो कोरबा का सम्मेलन था ये पालेश्वर शर्मा को समर्पित था या इन्हीं की स्मृति में आयोजित किया गया था जो कोरबा का सम्मेलन है। 2017 में जो सम्मेलन हुआ है यह हुआ है रांची में। रांची में जो सम्मेलन हुआ है 2017 में, और यह किससे या किसकी स्मृति में आयोजित हुआ था, तो यह पवन दीवान की स्मृति में आयोजित हुआ था। ठीक है, और जो 2018 का सम्मेलन हुआ है यह आयोजित हुआ है बेमेतरा में, और यह विमल कुमार पाठक
वहां मैंने बताया था विनय कुमार पाठक, ये उनके भाई हैं विनय कुमार पाठक, इनकी स्मृति में आयोजित हुआ है। तो ये 6 सम्मेलन है जो प्रांतीय सम्मेलन है, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 2018 में ही एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुई थी, ताकि जो हमारी भाषाई विविधता है छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो भाषाओं में विविधता पाई जाती है। तो उन विविधताओं को एक रूप में लाने के लिए अर्थात उनके मानकीकरण के लिए भी 2018 में एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुई है, अर्थात एक समय सेमिनार हुआ है, कह सकते हैं राज्य स्तरीय एक संगोष्ठी हुई है 2018 में। और इस संगोष्ठी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो थे सुरेंद्र दुबे जी, और साथ ही साथ इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं, मुख्य अतिथि वे थे विनय कुमार पाठक जी, और फिर इसके जो संयोजक रहे हैं वे थे विनोद कुमार वर्मा जी। तो ये कुछ था राजभाषा आयोग के बारे में। आपसे आशा कर रहा हूं कि यहाँ से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और कुछ चीजें अगर छूट रही होंगी तो उसको भी आप देखते चलिएगा। लेकिन जो जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज आपको और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो ACF एग्जाम है, छत्तीसगढ़ CGPSC द्वारा आयोजित जो ACF रेंजर की परीक्षा है, उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो वो जो टेस्ट सीरीज है उसके जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही 100 क्वेश्चंस एक तो मिलेंगे उसमें, और दूसरी चीजें कि वो जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आयोजित किया गया है। देखिए दोस्तों, एक टेस्ट का जो न्यूनतम शुल्क है केवल वही लिया जा रहा है। तो उस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेस्ट अभी चल ही रही है, उसमें 2 टेस्ट हो भी चुके हैं, और टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है वही अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जो एक टेस्ट बनाने में जो भी खर्च आता है उसका एक वास्तविक मूल्य ही उसमें रखा गया है। तो उसको भी एक आप ज्वाइन करिए, और अगर कुछ अच्छा लगे तो उसमें कुछ फीडबैक भी दीजिए। आपके कोई कुछ सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।